नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। यूपी में राजनाथ नहीं होंगे सीएम पद के उम्मीदवार, किसी सांसद को ही मिलेगी जिम्मेवारी। इलाहाबाद कार्यकारिणी की बैठक बाद पार्टी कराएगी इंटरनल सर्वे। बिहार टॉपर्स स्कैम में बच्चा राय ने उगले कई अहम राज। पूर्व बोर्ड चेयरमैन लालकेश्वर को बताया फर्जीवाड़े का दोषी, 2 और करीबी हुए गिरफ्तार। यूपी के कैराना में परिवारों के पलायन पर गरमाई सियासत, केंद्रीय मंत्री बलियान बोले सपा की शय पर हो रही गुंडई, अमर ने बताया मामूली घटना। जयपुर के अमन बंसल ने आईआईटी जेईई की एडवांस परीक्षा में किया टॉप, 2 लाख छात्रों में 36,000 ने किया क्वालिफाई, 4,500 लड़कियों ने भी मारी बाजी। और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर हमला, बताया सबसे बड़ा उल्लंघन करने वाला देश, कहा राष्ट्रपति बना तो भुगतने होंगे नतीजे। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। जयपुर के अमन बंसल ने करीब 2 लाख लोगों को पीछे छोड़ते हुए आईआईटी जेईई एडवांस 2016 में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर यमुनानगर के रहने वाले भावेश ढींगरा, जबकि तीसरा रैंक भी जयपुर के ही कुणाल गोयल ने हासिल किया है। लड़कियों में कोटा की रहने वाली रिया सिंह ने रैंक 1 हासिल किया है। हालांकि उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 133 रही है। इस परीक्षा में कुल 36,565 छात्रों ने क्वालिफाई किया है, जिनमें 4,570 लड़कियां हैं। ओबीसी कैटेगरी में विजयवाड़ा की रहने वाली दुग्गानी जीविथेश, एसएससी कैटेगरी में नवी मुंबई के चिन्मय वाले, जबकि एसटी कैटेगरी में आंध्र प्रदेश के पुनगानूर के चैतन्य नायक मुंडे अव्वल रहे हैं। गौरतलब है कि जेईई एडवांस की परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए करीब 2 लाख छात्र छात्राओं ने जेईई मेंस परीक्षा पास की थी। बीजेपी के सूत्रों ने संकेत दिया है कि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाती है तो सीएम पद का उम्मीदवार कोई सांसद ही होगा। पार्टी अभी किसी के नाम का ऐलान करने के मूड में नहीं है। खबर है कि अक्टूबर-नवंबर तक सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। फिलहाल पार्टी के भीतर ये राय बन चुकी है कि अगर सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया गया तो वो ब्राह्मण, राजपूत या पिछड़ी जाति में से ही होगा। कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में इंटरनल सर्वे कराएगी, जिसमें मुख्यमंत्री के दावेदार के नामों को भी शामिल किया जाएगा। इस सर्वे में पार्टी पूछेगी कि किसके समर्थन में जनता ज्यादा है। मुद्दों और सीटों पर भी सवाल पूछे जाएंगे। 6 नामों को सर्वे में शामिल किया जा सकता है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद पार्टी राज्य की रणनीति तय करेगी। बिहार बोर्ड के टॉपर कांड के मुख्य आरोपी ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। शनिवार को पकड़ में आए बच्चा से पूछताछ के बाद एसआईटी ने रविवार को बिहार बोर्ड के पूर्व चेयरमैन लालकेश्वर प्रसाद के 2 और करीबियों को हिरासत में लिया है। बच्चा राय से छात्रों, बिहार बोर्ड और लालकेश्वर से जुड़े 60 सवालों पर पूछताछ की जा रही है। एसआईटी सूत्रों ने बताया कि बच्चा राय लालकेश्वर का करीबी था और वो सीधे लालकेश्वर के चैम्बर तक पहुंच जाता था। हालांकि पूछताछ में वह खुद को बेकसूर बता रहा है और सारे फर्जीवाड़े का ठीकरा लालकेश्वर प्रसाद के सिर पर फोड़ रहा है। बच्चों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। बिहार में टॉपर कांड का मुख्य आरोपी बच्चा राय शनिवार को पुलिस को चकमा देकर आत्मसमर्पण करने आया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कई घटनाओं के मद्देनजर इस अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के साथ इस मामले को उठाए। बांग्लादेश में मानवाधिकार समूह, हिंदू नेता धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अधिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ मंत्री का कहना है कि अल्पसंख्यकों पर हमले का मकसद धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी अवामी लीग सरकार के कामकाज को बाधित करना है। हिंदू आश्रम में काम करने वाले 60 वर्षीय नितिरंजन पांडे की बीते 10 जून को संदिग्ध इस्लामवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं पर हमलों के क्रम में हिंदू समुदाय से चौथे व्यक्ति को निशाना बनाया गया है। कैराना में पलायन की खबर सुर्खियां बनी तो राजनीतिक दलों के लिए सियासी खाद का काम करने लगी। बीजेपी ने 9 सदस्यीय जांच समिति को कैराना कूच करने का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने ऐसे करीब 340 परिवारों की सूची जारी की थी, जो पिछले 2 सालों में कैराना से पलायन कर गए थे। उधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कैराना में अपराधियों के बेखौफ होने पर समाजवादी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की शय पर यहाँ गुंडई हो रही है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार में नवंबर 2 आजम खान कैराना पलायन पर चुप रहे, लेकिन बीजेपी सांसद हुकुम सिंह पर पलटवार किया। सपा के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे अमर सिंह ने कैराना पलायन को मामूली घटना बताई। उन्होंने कहा कि कश्मीर से इसकी तुलना करना गलत है।
अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि चीन सबसे बड़ा उल्लंघन करने वाला देश है, क्योंकि वो अमेरिका में अपने सामान उड़ेल रहा है, बौद्धिक संपदा चुरा रहा है और अपने यहाँ कारोबार कर रही अमेरिकी कंपनियों पर भारी भरकम कर लगा रहा है। ट्रंप ने पीटर्सबर्ग में अपने समर्थकों से कहा, चीन सबसे बड़ा उल्लंघन करने वाला है। मैक्सिको चीन का छोटा स्वरूप है। उन्होंने कहा कि वो मुक्त व्यापार में विश्वास करते हैं, लेकिन इसे निष्पक्ष होना चाहिए। ट्रंप ने कहा, मैं नहीं चाहता कि चीन हमारे देश में इस्पात लाकर उड़ेले, और वे उड़ेल रहे हैं। वो बौद्धिक संपदा की चोरी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर वो राष्ट्रपति बनते तो चीन को नतीजे भुगतने होंगे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। 2 दिन तक संगम किनारे मिशन यूपी पर होने वाले महामंथन में प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक रविवार को बैठक में कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा। सभी प्रस्ताव सोमवार को पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचेंगे। सूत्रों ने बताया कि अमित शाह सोमवार को उत्तर प्रदेश के पार्टी सभी सांसदों से चुनावी रणनीति पर बैठक करेंगे। कार्यकारिणी में अलग से यूपी पर कोई सत्र नहीं होगा। अमित शाह और मोदी के भाषण में यूपी पर फोकस होगा। रविवार को अध्यक्षीय भाषण के बाद राज्यों की रिपोर्ट के दौरान चर्चा होगी। संगम नगरी में सभा की सारी तैयारी हो चुकी है। तमाम मुद्दों समेत इसमें आने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। बीजेपी पंजाब, गोवा, उत्तराखंड चुनाव पर भी माथापच्ची करेगी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि एजेंडे में टॉप पर यूपी चुनावों के लिए रणनीति तैयार करना है। प्रधानमंत्री 2 दिनों तक दिल्ली छोड़कर इलाहाबाद में रहेंगे, लिहाजा उनका दफ्तर यानी पीएमओ भी वहीं से चलेगा। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री के साथ ही पीएमओ के तमाम अधिकारी भी इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। उनके लिए खास कार्यालय बनाया गया है, जहां बाकायदा कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा है। अधिकारी अगले 2 दिनों तक कार्यालय संबंधी सभी काम यहीं से निपटाएंगे। इस पीएमओ को योग दिवस के लिए बने खास बैकड्रॉप से सजाया गया है। पंजाब के फल्लजीका में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 पाकिस्तानी तस्करों को मार गिराया और उनकी गोलाबारी में एक तस्कर घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि ये घटना देर रात करीब 2 बजे की है, जब सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों ने सोहाना सीमा चौक के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध हलचल महसूस की। उन्होंने घुसपैठियों को ललकारा। एक अधिकारी ने बताया 2 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए और एक अन्य घायल हो गया, जिसे पकड़ लिया गया है। उनके पास से मादक पदार्थ के 15 पैकेट बरामद हुए और आशंका है कि ये पैकेट हीरोइन के हैं। उनके पास ये हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया। ऐसा लगता है कि ये सीमा पार से मादक पदार्थ की तस्करी का मामला है। राज्यसभा चुनाव के लिए शनिवार को 7 राज्यों की 27 सीटों पर वोटिंग का परिणाम आ गया है। राजस्थान की सभी 4 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है। वही यूपी में 11 में से 7 सीटें सत्तासीन सपा के कब्जे में रही। उत्तराखंड की अकेली सीट पर कांग्रेस का दांव सफल रहा, जबकि मध्य प्रदेश की 3 में से 2 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। यूपी में सपा के 7 प्रत्याशियों ने, 2 बीएसपी के 2 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने सफलता हासिल की। राजस्थान से राज्यसभा की 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को लाभ मिला है। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार के रूप में बीजेपी के उम्मीदवार विजयी रहे। ईडी ने आईडीबीआई बैंक के ऋण चूक मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या और उनकी एक कंपनी की 1411 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। एजेंसी ने बयान में कहा कि यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि जांच में ये सामने आया है कि आरोपी ने कुछ संपत्तियों को बेच दिया है, जिससे एजेंसी द्वारा आगे किसी कार्रवाई को हतोत्साहित किया जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून के तहत किसी संपत्ति को कुर्क करने का उद्देश्य आरोपी को ऐसी संपत्ति का लाभ लेने से रोकना है। आरोपी इस कार्रवाई पर पीएमएलए के निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के समक्ष 180 दिन में अपील कर सकता है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने शिवसेना को सत्ता से बेदखल होने की सलाह दी है। शरद पवार ने शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के उस विवादित बयान की याद दिलाई जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य में नालायकों की सरकार है। उद्धव के इसी बयानों को आधार बनाकर पवार ने कहा कि उद्धव के ऐसी नालायकों की सरकार से दूर हो जाना चाहिए। शिवसेना और बीजेपी के बीच सत्ता को लेकर मनमुटाव बहुत ही पुराना है और शिवसेना सत्ता में रहकर लगातार केंद्र की और राज्य की सरकार पर हमले कर रही है। केंद्र की सत्ता में उचित भागीदारी न मिलने से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे काफी नाराज रहते हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।
है।